तो पिछले क्लास में हम कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम से एक या किसी से दो, किसी कंडक्टर के लिए इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के अंदर में होते हैं और इसके कारण से बहुत सारी स्पेशल चीज़ें निकल करके आती हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे, और वो चलने लगेंगे का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, इनसाइड द कंडक्टर हमेशा ज़ीरो होता है। ये एक रिज़ल्ट हम लोगों ने जानते हैंगे पहले से, लेकिन इस्टेब्लिश किया उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। फिर हमने देखा कि अगर चार्ज डेंसिटी को देखें तो वो भी मटेरियल के अंदर ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है किसी वॉल्यूम में, किसी रीजन में, तो उसका वेरिएशन भी ज़ीरो है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई भी ज़ीरो है, और इसलिए चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो कोई चार्ज किसी प्रकार से अगर मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर पकड़ा भी दिया जाए, रख भी दिया जाए, तो वो चार्ज सरफेस पे फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अंदर में चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। ये चीज़ें हमने देखी। फिर जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा यूनिक टाइप का है, क्योंकि उसके कारण उस पूरे कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका कुछ शेप है, ये पूरा कंडक्टर अगर है, और कोई चार्ज अगर दिया है इसको, और वो चार्ज सरफेस के ऊपर फैला, तो कितना कहाँ फैलेगा, क्या डेंसिटी होगी उसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये अंदर तो है ही नहीं, वॉल्यूम के अंदर तो है नहीं, जो कुछ है सो सरफेस पर ही है, लेकिन कहाँ पर कितना, वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ऐसे बटेगी कि अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। ये रिक्वायरमेंट है, और वो शेप पर निर्भर करेगा, शेप कैसा है, और शेप के अनुसार ये सिग्मा आर, ये इसका निर्णय होगा कि कहाँ पर अधिक चार्ज डेंसिटी चाहिए, कहाँ पे कम चार्ज डेंसिटी चाहिए, ताकि यहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। अगर कुछ सिमेट्रिक सिचुएशंस है तो हम लोग ज़रूर बता सकते हैं अपने कैलकुलेशन से। जैसे अगर मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस है ये, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस है और स्फेरिकल एक कंडक्टर है स्फीयर के शेप के अंदर, और उस पर कोई चार्ज है, तो वो चार्ज कैसा बटेगा, तो वो सिग्मा सब जगह बराबर होना चाहिए। अगर अंदर में ज़ीरो करना है तो सब जगह बराबर होना चाहिए। पता है आपको कि एक स्फेरिकल शेल पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस चार्ज हो तो अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4πr² ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये शेप ऐसी नहीं हो करके और किसी किस्म की हो तो मुश्किल है, और ऐसे शेप भी हो लेकिन कहीं और चार्ज एक बाहर रख दें तो भी फिर ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी पता नहीं कैसा होने वाला है। हम लोग करेंगे आगे, कम से कम इस एग्जाम्पल को ज़रूर लेंगे जिसमें कि एक स्फेरिकल शेल होगा या सरफेस होगी जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, जिसका हम निकालेंगे कि कितना चार्ज होगा अगर एक पॉइंट चार्ज बाहर में रखते हैं। लेकिन आसानी से ऐसा अभी नहीं बता सकते कि यहाँ कितना चार्ज डेंसिटी है और यहाँ कितना चार्ज डेंसिटी है। इसी प्रकार से हम लोगों ने कैविटीज़ की चर्चा की कि अगर इसके अंदर में, किसी कंडक्टर के अंदर में कोई कैविटी है, यहाँ मटेरियल नहीं है, यहाँ मटेरियल है, और अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, तो वैसी हालत में यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़ीरो होना ज़रूरी है। वो लॉजिक नहीं चलेगा कि चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो चल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा, वो लॉजिक यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे कारणों से हम लोगों ने कहा कि अगर सभी जगह पे यहाँ ज़ीरो है बाहर में, और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे, कुछ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी एक फील्ड लाइन बनेगी, उस फील्ड लाइन के अलॉन्ग चलेंगे
तो पोटेंशियल बदलेगा। और चूँकि दूसरे पाथ से अगर चले जाएं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फिर पोटेंशियल नहीं बदलेगा उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच। ये लॉजिक लगा के हमने कहा कि कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना चाहिए। और ये बात तब भी सही है जबकि हमने इस कंडक्टर को कोई चार्ज क्यू दे दिया। तब भी ऐसा नहीं होने वाला है कि इस क्यू का कुछ हिस्सा इस सरफेस पे आ जाए और कुछ हिस्सा इस सरफेस पे आ जाए। ये भी तो सरफेस है कंडक्टर का, लेकिन आउटर सरफेस पर ही जाना है, इनर सरफेस पर नहीं जाना है। और अगर हमने बाहर में कुछ चार्जेस रख दिए और चार्ज ला करके रख दिए तो फिर तब भी वही बात है। और ये क्यू जो बटेगा यहाँ पे कुछ बटेगा, इसका बंटवारा होगा सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा आर, ऐसा कुछ सरफेस के ऊपर इसका बंटवारा होगा। ये चार्ज सरफेस पर जो पूरा चार्ज है वो, और ये चार्जेस जो बाहर हैं वो सब मिल करके अंदर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर ही रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करेंगे, कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करेंगे। तो चार्जेस भी अगर बाहर हो तो भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहता है। और इसी को शील्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ है तो वहाँ पे बाहर वालों का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो बहुत बार कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जिनको कि हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना चाहते हैं, तो उसको मेटल के या कंडक्टर के एक केज के अंदर में रखते हैं ताकि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे असर नहीं हो। तो वो जो मेटलिक केज है या कंडक्टिंग केज है वो बाहर से अंदर को शील्ड करता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसी प्रकार से अगर हमने ये देखा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंडक्टर है और कोई कैविटी है और यहाँ अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज रख दें हम, तो उसके कारण से यहाँ कुछ चार्जेस आ जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट साइन के चार्ज इस सरफेस पे आएंगे। फिर यहाँ कुछ चार्जेस होंगे, यहाँ कुछ चार्जेस हो सकते हैं, और कुछ आप अलग से भी इसके ऊपर चार्ज ला करके रख सकते हैं। उन सब का मिला करके ऐसा कुछ हो सकता है। बाहर भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इन सिचुएशंस में हमने कहा कि इसको सिग्मा 2r बोलो, इसको यहाँ जो है उसको सिग्मा 1r ऐसा हम लोग लिखें। तो ये जो कैविटी के अंदर का चार्ज है, कैविटी के अंदर जो चार्ज है, एक हो या एक से अधिक हो, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप जोड़ दीजिए इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कैविटी के अंदर जो चार्जेस हैं जो रखे गए हैं और जो सरफेस पे इस कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे जहाँ कैविटी है, इस सरफेस पे जो चार्ज हैं सिग्मा 1r लिख रहे हैं उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनके कारण से इस कैविटी के बाहर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ये जो है दिस प्रोड्यूस E इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द कैविटी। इसके बाहर के सभी, यहाँ तो ज़ीरो है ही, बाहर यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, हर जगह पे ज़ीरो है। तो ये हम लोगों ने चर्चा की कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे इसको एक तो मतलब नहीं है, और इन दोनों के कारण से जो फील्ड है यहाँ यहाँ यहाँ, वो सारा फील्ड अलग से ज़ीरो है। और इसी तरह हमने चर्चा की कि ये जो चार्ज Q2 है बाहर, इस कंडक्टिंग आउटर सरफेस के भी बाहर, और भी हो सकते हैं, प्लस एंड ये जो सिग्मा 2r है जो आउटर सरफेस पे चार्ज है, उनके कारण से यहाँ कुछ भी चार्ज हो, यहाँ कुछ भी चार्ज हो, इनके कारण से अगर केवल देखेंगे तो इस आउटर सरफेस के अंदर के सभी पॉइंट्स पे इंक्लूडिंग द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से ज़ीरो है। तो Q2 एंड सिग्मा 2r produce E equal to 0 for all points inside
द आउटर सरफेस, इस बाहर वाले सरफेस के भीतर जितने पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग द कैविटीज, मटेरियल के, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर के पॉइंट्स प्लस इस कैविटी के अंदर के पॉइंट्स, सबके लिए ये सत्य है कि ये दोनों मिल करके और यहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसलिए कुल मिला करके अगर हम यहाँ देखेंगे तो इनके कारण से यहाँ फील्ड जीरो है और इनके कारण से भी फील्ड जीरो है, तो कुल मिला के टोटल फील्ड भी यहाँ पे नेट फील्ड मटेरियल के हर पॉइंट पर जीरो हुआ। मटेरियल के हर पॉइंट पे नेट फील्ड, यहाँ नेट फील्ड देखेंगे तो वो नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के कारण से, इसके और इसके कारण से तो यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन इसके और इसके कारण से यहाँ पे ज़ीरो होना ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट नहीं होगा। अगर ये मान लो प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्जेस हैं, तो वो जो फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो इन दोनों के कारण से यहाँ पे फील्ड होंगे, इस अंदर वाले चार्ज और इस सरफेस के चार्ज के कारण से यहाँ फील्ड होंगे, इसके और इसके कारण से यहाँ फील्ड नहीं होंगे। ऐसे ही बाहर अगर देखेंगे तो इसके और इसके कारण Q2 और सिग्मा 2r, इसके कारण यहाँ फील्ड होंगे, लेकिन Q1 और सिग्मा 1r इसके कारण से यहाँ फील्ड नहीं होंगे। ये तो नेट फील्ड यहाँ जीरो नहीं है, नेट फील्ड यहाँ जीरो नहीं है, नेट फील्ड यहाँ जीरो है। कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये तो ये जो सिचुएशन है कि अगर मान लो बाहर कुछ न होता और यहाँ पे ये हमने Q1 रखा होता, तो यहाँ पे कुछ चार्ज माइनस Q1 एक खास ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होता ताकि बाहर के सभी पॉइंट्स के ऊपर फील्ड जीरो हो जाए। तो आप बाहर में चार्ज लाओगे तो भी, इस कंडक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज रखोगे तो भी इस पे चेंज नहीं होने वाला है। ये सिग्मा 1r वही रहने वाला है और ये दोनों मिलकर फील्ड अभी भी जीरो करने वाले हैं। और इसी प्रकार से कैविटी के अंदर में चार्ज हो या कैविटी में चार्ज न हो, बाहर के चार्जेस अगर आपने फिक्स करके रखे हुए हैं और इसके ऊपर जो चार्ज है, इस मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो आपने फिक्स करके रखा हुआ है, तो उस सिग्मा 2r में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप इसको लाएं या न लाएं, इसको और उसको मिलकर के अंदर के पॉइंट्स को जीरो बनाना है। और ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा होने से यहाँ जीरो हो रहा है सभी पॉइंट्स के ऊपर, और ऐसा अगर न हो, ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने एक बार हमें चार्जेस बता दिए, यहाँ पर क्या चार्जेस हैं और यहाँ पे क्या चार्जेस हैं और इस कंडक्टर पे क्या चार्जेस हैं, तो फिर एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरह से उसका बंटवारा होना है। इसकी चर्चा हम लोग और बाद में करेंगे। तो ये सब बातें हम लोगों ने की। अब आज एक महत्वपूर्ण विषय और लेते हैं इसी संदर्भ में, और वो है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टिंग शीट है, एक कंडक्टिंग शीट है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, बड़ा सा कंडक्टर है ये, तो ये एक बड़ा सरफेस दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये ऐसा हो और ये पूरा ये सरफेस है, इधर ये पूरा सरफेस है, ये कंडक्टर है समझिए, इधर भी है, बोर्ड के पीछे भी है, और केवल जो बोर्ड का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर इसका बन रहा है उसी को हम यहाँ पर ऐसा करके दिखा रहे हैं। तो यानी ये इधर एक सरफेस है कंडक्टर का, इधर एक सरफेस है कंडक्टर का, इधर उधर तो है लेकिन वो बहुत दूर है। और ऐसे में अगर इस सरफेस पे मुझे पता है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सिग्मा है, तो वैसी हालत में इस यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगा, इसको हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पता है आपको कि क्या होगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ज़रूर आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर में, लेकिन वो कैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले एक और काम कर ले इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, कि अगर कोई सरफेस है अपने पास, अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस, ये मान लीजिए सरफेस है, ये फिर उसी तरह से ऐसा सरफेस देखिएगा, और उस सरफेस के ठीक इस तरफ और ठीक इस तरफ, अभी कंडक्टर हो या कंडक्टर नहीं हो कैसा भी, इस सरफेस के ठीक इस तरफ और ठीक इस तरफ, यहाँ मटेरियल हो सकता है, यहाँ मटेरियल हो सकता है, या पूरा थिन ये शीट है तो
ये पॉइंट और ये पॉइंट मटेरियल में नहीं हो कि उसके बाहर भी हो सकते हैं, कैसा भी, लेकिन ये इसके जस्ट बाहर का इधर का पॉइंट और इस सरफेस के जस्ट इधर का पॉइंट, ऐसे हम लोग ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। और इसको मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरा साइड 1 है और ये साइड 2 है, इस सरफेस के एक तरफ और उस सरफेस के दूसरी तरफ। और 1 वाले साइड में हम एक वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर n लेते हैं, ऐसा, ये इस तरफ, ये है n का डायरेक्शन। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको हम मान लो E1 कहते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लो हम E2 कहते हैं। और हमें पता नहीं है कि वो क्या है, पैरेलल है नहीं है, किस डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड है, और चार्जेस कहाँ कहाँ हैं ये भी पता नहीं है, चार्जेस कहाँ कहाँ हैं वो भी पता नहीं है। इतना ही पता है कि यहाँ पे इस जगह पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ये पता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इस पे भी पूरे पे वो यूनिफॉर्म होना आवश्यक नहीं है। अभी हम जस्ट जिस पॉइंट के दोनों बगल हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, उस जगह पे जो छोटा एरिया बनाइए, उसमें जितना चार्ज है उसके अनुसार जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा लिख रहे हैं। तो क्या हम इस E2 और इस E1 में कुछ संबंध यहाँ से बना सकते हैं? तो हम इसके 2 कंपोनेंट्स करेंगे, एक इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कंपोनेंट, और दूसरा इसके पैरेलल का कंपोनेंट। तो हम पहले इस पैरेलल के कंपोनेंट पे काम करने वाले हैं, और इसलिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जाने वाला हम एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। इस लाइन की जो ये लंबाई है ये भी हम कम ही रखेंगे, इस पॉइंट के ही आसपास रहना चाहिए इसको, और इसकी जो चौड़ाई है वो तो हम बिल्कुल कम करने वाले हैं, उसको तो ज़ीरो की तरफ टेंड करवाने वाले हैं। तो ऐसा अगर हम लेते हैं और इस पर हम एक एरो लगा देते हैं ऐसे, तो ये क्लोज्ड लूप बन गया, और इस क्लोज्ड लूप पर हम इस E.dl का इवैल्यूएशन करते हैं, E.dl इसका इवैल्यूएशन करते हैं इस क्लोज्ड लूप पे। तो क्या है, अगर हम इस पर चलते हैं इस लाइन पे, तो इस E का जो इधर की तरफ का कंपोनेंट है इनटू ये लेंथ ऐसा बनेगा। ये लेंथ भी छोटा ही है, इसलिए इसमें वेरिएशन की नहीं करेंगे हम लोग फिक्र। तो इसको अगर हमने इस लेंथ को डेल्टा L कहा, तो आप देखो इसके ऊपर लिखिए, इस वाले लाइन के ऊपर, तो ये बनेगा E1 का जो इधर वाला कंपोनेंट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो DL की तरफ जो कंपोनेंट है E1T, ये इसके पैरेलल कंपोनेंट है, तो हम उसको T लिख रहे हैं, टेंजेंशियल ऐसा डायरेक्शन बताने के लिए, वो और इनटू डेल्टा L ये यहाँ से आएगा। यहाँ से भी कुछ आ सकता है, इससे भी कुछ आ सकता है, कुछ आएगा, कुछ उसका कुछ कह दीजिए, कुछ उसको नाम दीजिए x1, ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। अब यहाँ आइए, यहाँ से हम ऐसा चलेंगे, DL का डायरेक्शन अब पलट गया है, और ये जो E2 लिखा है हमने, ये E2 जो हमने लिखा है, इस E2 और इस DL इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है। ये E2 जो है, ये E2 और इधर DL अब इस तरफ ऐसे हो रहा है DL, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर के इंटीग्रेशन होना है। तो वो इसी प्रकार से इसका जो कंपोनेंट है, E2 का जो कंपोनेंट है इस तरफ टैंजेंट की तरफ, जिस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिया था उधर ही उसी डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट लेंगे, और इनटू ये DL, और वो करने से क्या आएगा, ये आएगा माइनस E2T और इनटू ये डेल्टा L, ये आएगा, और फिर ये इसका कंट्रीब्यूशन कुछ होगा x2, और इसको 0 होना चाहिए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, क्लोज लूप पे इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए हर क्लोज लूप पे, तो इसको 0 होना चाहिए। और हम ये जो पॉइंट्स 2 लिए हैं ये हमने बहुत क्लोज लिया है इस सरफेस के, इसलिए ये जो विड्थ है ये विड्थ खुद ही 0 पर टेंड हो रही है। तो इसलिए यहाँ जो ई डॉट डी एल है वो भी 0 हो रहा है और यहाँ जो ई डॉट डी एल है वो भी 0 हो रहा है। तो इन दोनों को आप हटा दीजिए और इस पूरे को 0 होने का मतलब है कि E1t इज इक्वल टू E2t। तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर है तो कहीं भी चार्जेस हों, कैसे भी चार्जेस हों, कोई भी सरफेस आप लीजिए, वो सरफेस एक मटेरियल का सरफेस हो सकता है, एक कंडक्टर का सरफेस हो सकता है, एक इंसुलेटर का सरफेस हो सकता है, कोई भी सरफेस लीजिए और उस सरफेस पर कोई पॉइंट लीजिए, जस्ट एक साइड इधर और जस्ट उल्टे साइड उधर 2 पॉइंट्स लीजिए, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे उनके कंपोनेंट्स लीजिए किधर, उस जगह पे जो सरफेस है उसके टैंजेंशियल, और वो कंपोनेंट्स को बराबर होना पड़ेगा, वो कंपोनेंट्स कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो ये एक रिजल्ट है, इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, बाउंड्री कंडीशन ऑन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन है। अगर हम अपने मेटल के बारे में आए, एक सरफेस है, उस सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल का सरफेस है और उस सरफेस पे मुझको सिग्मा पता है और बाकी कहाँ चार्जेस है हमें पता नहीं है, होंगे, लेकिन यहाँ का सिग्मा मुझे पता है। और तब हम यहाँ पे पूछे कि यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, ये वाला कंपोनेंट क्या है। तो चूंकि हम दूसरे साइड अगर यहाँ आ जाएं तो यहाँ E बराबर 0 है, तो यहाँ का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 है और टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता, अचानक से नहीं बदलता। E1t बराबर E2t होता है और E2t अगर 0 है तो E1t को भी 0 होना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट का उपयोग करके हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ इस कंडक्टिंग सरफेस के ठीक सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ऐसे, नेगेटिव चार्जेस हैं तो उल्टा, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 होना है। और नॉर्मल कंपोनेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए फिर से हम एक और बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे और इस बार का बाउंड्री कंडीशन ऐसा होगा कि उस सरफेस के बाहर और एक तरफ और दूसरी तरफ जो 2 पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम एक छोटा सरफेस डेल्टा ए बनाएंगे, डेल्टा ए, और उसी के पैरेलल इधर डेल्टा ए। याद रखिएगा ये जो है ये खुद ही एक ऐसा सरफेस है और उसी के पैरेलल एक यहाँ सरफेस और एक यहाँ सरफेस, और फिर उनको हम मिलाएंगे, उनके पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, तो एक छोटा सा बॉक्स बनेगा। इस लाइन को ठीक से ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक ऐसे एक सतह को दिखला रहा है और उस सतह के ये जैसे सतह है तो इस सतह के ये एक सतह है जहाँ कुछ चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसके इस साइड में हमने एक छोटा सरफेस और बनाया यहाँ पे ऐसे पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ बनाया और इससे घुसकर के अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ हमने वैसा ही एक सरफेस और बनाया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार का ये सरफेस है और उस सरफेस का एरिया डेल्टा है, वो भी छोटा है और ये विड्थ को तो हम 0 करने वाले हैं अंत में। और इसके ये जो 2 प्लेन पार्ट आए हैं उसको भी आप उस सरफेस को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो एक हो गया ये कर्व सरफेस हो गया, ये वाला, ये वाला, और एक यहाँ फ्लैट सरफेस, एक यहाँ फ्लैट सरफेस, ऐसे बॉक्स बन गया ये। और इसको क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मानते हुए आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करें। वो क्या है? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फ्लक्स ई डॉट डी ए, इसको होना चाहिए टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होना चाहिए।
तो यहाँ पे 3 सरफेसेस दिख रहे हैं। एक सरफेस जो है वो ये कर्व्ड वाला सरफेस है। जब हमने यहाँ पर एक अपना सरफेस बनाया था, यहाँ पे एक सरफेस ऐसे बनाया था, तो एक ये फ्लैट सरफेस है, ये वाला फ्लैट सरफेस ये यहाँ है। ऐसा ही फ्लैट सरफेस इसके पीछे है, वो यहाँ है, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस प्रकार का एक ऐसा रिंग जैसा बनेगा। तो वो है ये तीसरा कर्व्ड सरफेस। तो चूंकि ये विड्थ को हम 0 करने वाले हैं, तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है वही 0 की तरफ टेंड हो रहा है, इसलिए वहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलेगा। जो मिलेगा यहाँ से और यहाँ से मिलेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है, इसको हम नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं, तो E डॉट da जब इस सरफेस पे निकालेंगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट और इनटू ये डेल्टा ए, यानी E1 का ये इस तरफ वाला कंपोनेंट और इनटू डेल्टा ए इतना बनेगा। इधर जब हम आएंगे तो आउटर जो आउटसाइड वाला जो नॉर्मल है उससे ये मल्टीप्लाई करना है। ये DA की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ की डायरेक्शन है, ऐसा, ये DA का ऐसा डायरेक्शन होगा, यहाँ DA का ऐसा डायरेक्शन होगा। तो जब हम E डॉट da करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो हमें क्या मिलेगा? इस E2 का जब हम और इस DA के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस E2 का इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, इसीलिए माइनस, और इनटू ये जो एरिया डेल्टा ए है वो, बस ये E डॉट da जो है सो इतना बनने वाला है। ये जो कर्व सरफेस है उसकी विड्थ को हम 0 टेंड कराने वाले हैं, इस सरफेस के जस्ट इधर और जस्ट इधर। और इसको कितना होना चाहिए? चार्ज इनसाइड द बॉक्स, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। कितना चार्ज है इनसाइड? तो इनसाइड यही इतना दूरी में जो चार्ज है, इस सरफेस की इतनी दूरी में जो चार्ज है वही है। और यहाँ की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो ये है सिग्मा टाइम्स डेल्टा ए। जो डेल्टा ए यहाँ है वही डेल्टा ए यहाँ है, और वही डेल्टा ए इस सतह का कटता हुआ भी वो बॉक्स जा रहा है। दिस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E1n माइनस E2n शुड बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा बाउंड्री कंडीशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और इसका इस्तेमाल फिर से यहाँ कीजिए, फिर से अब इसका इस्तेमाल यहाँ कीजिए, तो हमें क्या पता चलता है? अगर इसके लिए हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है, केवल यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो पहला सतह है, इस सतह का पहला साइड, ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, इधर का साइड 2 है, इधर का साइड 1 है। तो E1n का मतलब हो गया जितना ये E है, ये E जितना है वो उतना। और E2n यानी जिसका दूसरा वाला साइड है वहां पर नॉर्मल कंपोनेंट, और ये दूसरा वाला साइड अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है ये, और ये सरफेस जो है वो उस कंडक्टिंग मटेरियल का सरफेस है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इसलिए उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी 0 है। तो E2n जो है वो 0 है। तो E1n माइनस E2n, इसको होना पड़ेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और E2n 0 है, और E1n E है। तो इससे क्या पता चला? E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग सरफेस के ठीक सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस कंडक्टिंग सरफेस पे वहाँ पे जितना चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसका डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चाहे और बाकी चार्जेस कहीं पर भी हो, यहाँ पे एक चार्ज रख दीजिए Q, वहाँ पे एक चार्ज रख दीजिए Q प्राइम, इस मेटल के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बार अगर हमें उसके सरफेस के पॉइंट का सिग्मा पता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना पड़ेगा। तो ये हम इसमें से
निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस बहुत उपयोगी हैं, बहुत काम के हैं कि अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो वो कंटिन्यूस रहता है। अगर आप ज़रा सा शिफ्ट कर जाइए तो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं बदलता सरफेस के एक साइड में और दूसरे साइड में। लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो बदल सकता है, और कितना बदल सकता है, तो ये इतना ही बदलना पड़ेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना पड़ेगा। तो अंदर में फील्ड चूँकि ज़ीरो है, यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है, इसलिए इसके बाहर का फील्ड जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होना पड़ेगा।